Good morning. Myself, Dr. Kumari Bharti, Jamshedpur Cooperative College, Department of Philosophy. Today we will talk about the Aristotle and the virtue. आज हम लोग बात करेंगे अरस्तु के सद्गुण विचार के ऊपर। तो आइए हम समझें कि अरस्तु सद्गुण को किस रूप में लेते हैं। जब मैं बात कर रही हूँ अरस्तु की, तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं अरस्तु एक ग्रीक दार्शनिक है। अरस्तु के अनुसार सद्गुण का जो विचार है वह एक स्वतः साध्य, कहने का तात्पर्य यह है कि अरस्तु जो है एक सर्वोच्च शुभ की बात करते हैं, एक ऐसे शुभ की बात करते हैं जिसके बाद कोई अन्य साध्य नहीं रह जाता, अर्थात अंतिम शुभ। जैसे कि मान लीजिए हम धन चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, तो इन सब के पीछे का उद्देश्य क्या होता है? इन सब के पीछे एक ही मुख्य उद्देश्य होता है, आनंद की प्राप्ति। यह अपने आप में अंतिम शुभ नहीं है, यह एक साधन है जिसके द्वारा हम किसी शुभ की, आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो अरस्तु के विचार भी कहीं कहीं प्लेटो से प्रभावित दिखते हैं, लेकिन आगे हम देखते हैं कि अरस्तु पूर्ण रूप से प्लेटो से सहमत नहीं दिखते। अरस्तु कहते हैं कि सद्गुण क्या है? अरस्तु कहते हैं सद्गुण एक ऐसी मानसिक अवस्था है, एक अस्थायी मानसिक अवस्था है जो निरंतर अभ्यास करते रहने से ऐच्छिक कर्म के रूप में व्यक्त होती है, जिसे बुद्धि निर्धारित करती है। अर्थात कोई भी सद्गुण जो हमारे अंदर अच्छी प्रवृत्तियां हैं वह एक ही बार उत्पन्न नहीं हो जाती, वह बार बार निरंतर अभ्यास करते रहने से हमारे आचरण के रूप में अभिव्यक्त होती है, जिसे जो कि बुद्धि के द्वारा निर्धारित होती है। इस तरह से अरस्तु समझाने की कोशिश करते हैं, अर्थात सद्गुण को निरंतर, सद्गुण की बात जब अरस्तु करते हैं तो निरंतर अभ्यास पर जोर देते हैं। मान लीजिए मैं बात करूं सद्गुण के अंतर्गत साहस की बात करूं, संयम की बात करूं, तो अरस्तु कहते हैं कि साहस है, संयम है, यह हमारे आचरण में दिखना चाहिए। जब वैसी परिस्थिति आती है तो हमारे अंदर से साहस दिखना चाहिए कि उस विपत्ति काल में हम या उस परिस्थिति में हमारे आचरण के रूप में साहस प्रकट हो रहा है, या संयम की जो अवधारणा है वैसी परिस्थितियों में संयम दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से मैं कह दूँ, बार बार मैं कह रही हूँ कि जिस सद्गुण की बात अरस्तु कर रहे हैं वह हमारे ऐच्छिक कर्म के रूप में, हमारे आचरण के रूप में अभिव्यक्त होती है और वह बुद्धि के द्वारा निर्धारित होती है। लेकिन इन सब के पीछे हमारा निरंतर अभ्यास होता है, हमारी इच्छा होनी चाहिए, हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, तभी वह हमारे कर्मों में आचरण के रूप में अभिव्यक्त होगी। अरस्तु सद्गुण से दो रूपों में, सद्गुण की जो बात कर रहे हैं वह दो रूपों में बात करते हैं। वह कहते हैं कि एक बौद्धिक सद्गुण की बात करते हैं और दूसरी ओर वो नैतिक सद्गुण की बात करते हैं। तो बौद्धिक सद्गुण की जब वह बात करते हैं तो मुख्य रूप से विवेक को लेते हैं। इसी तरह से बौद्धिक सद्गुण में भी उन्होंने दो प्रकार से विभाजन किया है। वो कहते हैं एक सैद्धांतिक सद्गुण है और एक सैद्धांतिक सद्गुण होता है और एक हमारा व्यवहारिक सद्गुण है। तो इस तरह से एक सैद्धांतिक बुद्धिमत्ता पे जोर देते हैं, थ्योरेटिकल विजडम पे जोर देते हैं और एक प्रैक्टिकल विजडम पर जोर देते हैं, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता पर जोर देते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं सैद्धांतिक सद्गुण की, तो सैद्धांतिक सद्गुण क्या है? देखिए, सैद्धांतिक सद्गुण का जो सिद्धांत होता है वह मुख्य रूप से हम देखें तो एक दार्शनिकों में, वैज्ञानिकों में स्पष्ट रूप से हमें सैद्धांतिक सद्गुण के रूप में दिखाई देता है। और व्यवहारिक सद्गुण जो होता है, जब हम अपने कर्मों में उतारते हैं उन सब चीज़ों को, और हम जब अपने बुद्धिमत्ता, जो हमारी बुद्धि होती है वह हमारे कर्मों पर नियंत्रित करती है, हम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने कर्मों पर नियंत्रण करते हैं, तो उसे ही हम लोग व्यवहारिक
बुद्धिमता कहते हैं। अतः अरस्तु सद्गुण को दो रूपों में बांटा, एक बौद्धिक सद्गुण और दूसरा हमारा होता है नैतिक सद्गुण। जब बौद्धिक सद्गुण की बात कर रहे हैं तो अरस्तु बौद्धिक सद्गुणों का विभाजन भी दो रूपों में करते हैं, एक सैद्धांतिक सद्गुण और एक व्यवहारिक सद्गुण। मैंने कहा कि सैद्धांतिक सद्गुण में अरस्तु जो बात कर रहे हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो दार्शनिकों में, वैज्ञानिकों में ये प्रवृत्तियाँ स्पष्ट रूप से दिखती है। और व्यवहारिक सद्गुण क्या है? तो व्यवहारिक सद्गुण जो होता है वह हमारे आचरण में, हमारे कर्मों के द्वारा, यानी हमारा जो नियंत्रण होता है, हम जो कर्म करते हैं उसका जो नियंत्रण होता है वो कौन करती है? वो हमारी बुद्धि करती है। तो ये हमारा व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत है। अब मैं बात करने जा रही हूँ नैतिक सद्गुण की, कि नैतिक सद्गुण क्या है। जब हम बात नैतिक सद्गुण की करते हैं तो नैतिक सद्गुण में मुख्य रूप से अरस्तु जो है साहस को रखते हैं, संयम को रखते हैं, न्याय को रखते हैं। इन सब के अलावा हम देखें तो प्रेम है, मैत्री है, उदारता है, ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो नैतिक सद्गुण क्या है? नैतिक सद्गुण भावना है, संवेग है, जो हमारे आचरण के द्वारा हमारे कर्मों में अभिव्यक्त होता है। बात हम करें साहस की, हम नैतिक सद्गुण की बात कर रहे हैं और नैतिक सद्गुण के अंतर्गत मैंने बताया साहस, संयम, न्याय, इन सब के अलावा प्रेम, मैत्री, उदारता की भी बात अरस्तु करते हैं। तो मैं साहस पे आ जाऊं कि साहस क्या है। तो साहस एक नैतिक सद्गुण है। तो अरस्तु जिस साहस की बात कर रहे हैं, अरस्तु कहते हैं कि विपत्ति काल आने पर जिस तरह की हम निर्भयता को दिखाते हैं, तो उन्हीं परिस्थितियों में जो हमारा साहस दिखता है, अरस्तु उसी साहस की बात कर रहे हैं। संयम को ले लें तो संयम क्या है? तो संयम भी हमारा, जो हमारे आचरण के द्वारा संयम वैसी परिस्थितियों में दिखाई पड़ता है। मान लीजिए कोई उदंडता कर रहा है या कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है, भयपूर्ण परिस्थिति आ गई है, उन सबों में हमारा किस तरह से पेशेंस रहता है, संयम रहता है, या हम अपने जो हमारे अंदर जैसे भूख है, प्यास है, जो भी हमारी ऐच्छिक कामनाएं हैं, शारीरिक वासनाएं हैं, जो भी हमारे अंदर चीज़ें हैं, उन सबों पर, उन सब की हम तुष्टि तो करते ही हैं, उन सब की हम तृप्ति तो करते ही हैं, लेकिन तृप्ति करते हुए भी हम संयम किस प्रकार बरकरार रखते हैं, इसे भी संयम के अंतर्गत रखा गया है। फिर अरस्तु बात करते हैं न्याय की। तो हम न्याय को देखें तो न्याय क्या है? अरस्तु के दर्शन में न्याय क्या है? नैतिक सद्गुण के रूप में अरस्तु न्याय की बात कर रहे हैं। तो न्याय क्या है? तो जब न्याय की बात करते हैं अरस्तु, तो न्याय जो है यहाँ एक तरह से हम कह लें एक संपत्ति का वितरण है, और साथ ही हमारे जो आचरण होते हैं, व्यवहार होते हैं, तो उन सब व्यवहारों के प्रति हमारे आचरण में अगर कोई त्रुटि आती है या हम कोई गलत काम करते हैं, तो उसमें भी किस तरह से समाज में एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बात की गई है, इन सब की बात भी अरस्तु करते हैं। तो इस तरह से हम देखें, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे न्याय दो रूपों में व्यक्त किया गया है। एक है वितरणात्मक न्याय और दूसरा हमारा होता है प्रतिकारात्मक न्याय। तो वितरणात्मक न्याय क्या है? वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत अरस्तु कहते हैं कि वितरणात्मक न्याय वह होता है जिसमें हम संपत्ति का वितरण समान रूप से करते हैं। दूसरी ओर हम यह भी कह सकते हैं कि मान लीजिए समाज के सारे लोग किसी भी काम में अपना एफर्ट लगाते हैं, अपनी शक्ति को लगाते हैं, तो उसको समाज में सबों के बीच में वितरण हो, यह वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत रखा गया है। जब हम बात कर रहे हैं प्रतिकारवाद के ऊपर, तो प्रतिकारवाद वह होता है जिसमें जब हम कोई अपराध करें या अपराध करते हैं, तो यहाँ भी एक दंड की व्यवस्था होती है। तो समाज में किस रूप में सबको न्याय मिले, किस तरह से एक न्याय की व्यवस्था की जाए जिससे हमारे समाज में सामंजस्य रहे, तो इस रूप में अरस्तु जो है न्याय की बात करते हैं।
हालांकि अगर हम देखें तो अरस्तू का जो यहाँ पे न्याय सिद्धांत है, इसमें हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं यह बात अस्पष्ट लगती है कि जब अरस्तू वितरणात्मक न्याय की बात कर रही है तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि किस प्रकार से हम समाज में संपत्ति को समान रूप से बांटेंगे, किस प्रकार से हमने देखेंगे कि हर एक व्यक्ति ने अपनी योग्यता शक्ति का प्रदर्शन किया, किस प्रकार से उस संपत्तियों का वितरण होगा। तो ये सब बातें जो रह जाती है वो अस्पष्ट नहीं रह जाती है। तो इस तरह से यहाँ हम थोड़ा सा अरस्तू के विचारों से विरोध रखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अरस्तु ने अपने नैतिक सद्गुण के अंतर्गत प्रेम की भी बात की है, मैत्री की भी बात की है। तो हम मैत्री को लेते हैं। मैत्री जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। तो मैत्री क्यों चाहते हैं हम? तो मैत्री के वो अरस्तु ने कहा कि 3 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मैत्री चाहता है। आप देख लीजिए, सुख की कामना के लिए मैत्री चाही जाती है। सुख है, आनंद है या चारित्रिक उत्कृष्टता को भी हम ले सकते हैं। कहीं ना कहीं मैत्री के पीछे हमारा कोई स्वार्थ रहता है, कहीं ना कहीं हमारा कोई लोभ रहता है जो हम दूसरों से चाहते हैं। तो अरस्तु कहते हैं कि हमें जो मैत्री करनी है, जब हम मैत्री की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग सभी कोई एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हैं, अतः हमारे लिए मैत्री अत्यंत ही आवश्यक है, सामाजिक कल्याण के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। तो जब हम मैत्री की बात करें, मैत्री सोचें, तो हमें कैसी मैत्री करनी चाहिए? तो अरस्तु कहते हैं हमें उन्हीं लोगों से मैत्री करनी चाहिए जिसकी चारित्रिक उत्कृष्टता हो। अर्थात जब एक व्यक्ति चरित्र से अच्छा होता है और उनसे हम मैत्री करते हैं तो हमारे चरित्रों में भी सुधार होता है। इस प्रकार से अरस्तु चारित्रिक उत्कृष्टता वाले लोगों से मैत्री की बात करने को कहते हैं। तो इस तरह से हम मैत्री की बात करते हैं। इन सब के अलावा भी उदारता वगैरह, हमें उदारता आदि को भी अरस्तु ने नैतिक सद्गुण के रूप में रखा है। अब अगर हम देखें अरस्तु के सिद्धांत को, तो हम पाते हैं कि अरस्तु का जो सद्गुण विचार है वह मध्यम मार्ग है, गोल्डन मीन है। अब प्रश्न उठता है व्हाट इज द मध्यम मार्ग, गोल्डन मीन? तो जो गोल्डन मीन है, मध्यम मार्ग है, अरस्तु कहते हैं यह 2 अतियों के बीच का मार्ग है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो हमें ना तो एक्सेस में जाना है और ना ही हमें ना तो 2 अतियों के बीच से हमें एक मार्ग को निकालना, मतलब चुनना है। ना तो हम अत्यंत उत्कृष्टता में चले जाएं। मान लीजिए कि मैं बात कर लूँ उदाहरणों के द्वारा, जैसे हम उदारता की बात कर लेते हैं। चलिए उदारता को ले ले। तो उदारता में हमें कैसी उदारता रहनी चाहिए? ऐसी भी उदारता नहीं होनी चाहिए कि हम सब कुछ लुटा दें, और ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि हम किसी दूसरे को कुछ दे ही ना। तो हमें बीच का मार्ग निकालना है। तो अरस्तु का जो सद्गुण का विचार है वो 2 अतियों के बीच का मार्ग है, इसलिए उसे गोल्डन मीन कहा जाता है। मध्यम मार्ग हम लोग कहते हैं कि अरस्तु बीच का रास्ता हमेशा चुनते हैं। तो इसलिए इस तरह से हम लोग अरस्तु के विचारों में मध्यम मार्ग को पाते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो हम कह सकते हैं कि सद्गुण क्या है अरस्तु के अनुसार? तो अरस्तु के अनुसार सद्गुण एक अस्थायी मानसिक अवस्था है जो निरंतर अभ्यास करते रहने से हमारे ऐच्छिक कर्म के रूप में व्यक्त होती है, जिसे बुद्धि निर्धारित करती है। इस प्रकार से अरस्तु 2 प्रकार के सद्गुण की बात करते हैं, बौद्धिक सद्गुण की बात करते हैं और नैतिक सद्गुण की बात करते हैं। बौद्धिक सद्गुण में भी उन्होंने 2 प्रकार के सद्गुणों को माना। एक हमारा होता है सैद्धांतिक सद्गुण और एक होता है हमारा व्यावहारिक सद्गुण। जब हम नैतिक सद्गुण की बात करते हैं तो नैतिक सद्गुण जो होता है हमारा भावना, संवेग आदि को उन्होंने नैतिक सद्गुण में स्थान दिया है, और मुख्य रूप से साहस, संयम, न्याय, प्रेम, उदारता,
मैत्री, इन सब चीज़ों का अरस्तु ने मुख्य रूप से अपने सद्गुण विचार में मुख्य रूप से स्थान दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अरस्तु के सद्गुण विचार में कि वो मध्यम मार्ग की बात करते हैं, दो अतियों के बीच की बात वो करते हैं, जिसे हम लोग अरस्तु के विचार में मध्यम मार्ग के रूप में जानते हैं। इस तरह से मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको अरस्तु का विचार समझ में आया होगा। ये सेम थर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। सेम थर्ड आपका जो पेपर सी से 6 है उसमें आपको अरस्तु के सद्गुण विचार को समझना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा विचार समझ में आया होगा। ओके, बाय, थैंक यू।